हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री की क्लास लेकर आगे चल रहे हैं, जो ये 2025 और 26 बैच के लिए है बेटा। ये जो यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, इन सभी के लिए क्लास लागू है बेटा। ये सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में एक फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है पहले से ही, जिसमें आपको सिलेबस की भरपूर जानकारी दे दी गई है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, कौन से नहीं है बेटा, बता दिए गए हैं। और उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के इंट्रोडक्शन दे दिए थे। अब उसी के आगे जस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए, जो बच्चे आज इस क्लास को देख रहे होंगे वो पहले इसके पहले वाला क्लास देख के आएंगे, तो आपको आज की बातें बेहतर समझ में आएंगी बेटा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब पे टारगेट बीट गुरुकुल के चैनल पे चले जाइएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है साइंस के 2025 और 26 बैच के लिए बेटा। बार बार 24 आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग 24 के बैच को खत्म किए हैं, अब 25 में मूव किए हैं। तो कुछ दिन बाद 24 की आदत क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 25 की आदत क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बच्चे सबसे पहले क्या बताया था, रासायनिक अपक्रिया बेटा। क्या बताया था? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। देखो बच्चे, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि रासायनिक अपक्रिया होता क्या है ना, इस बारे में मैंने आपको परिचय बताया था। और आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और हम लोग ले लेते हैं। तो देखो बच्चे, रासायनिक अपक्रिया कहते किसे, समझ लीजिएगा। जब जब दो या काम कर भाई जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मेरी बात समझिएगा बेटा, जैसे हम लोग एक क्या लेंगे बच्चे, अभिकारक। क्या लेंगे? अभिकारक लेंगे। अब हमने क्या लिया बेटा? अभिकारक लिया। क्या लिया? हमने क्या ले लिया बच्चे? अभिकारक ले लिया। अब अभिकारक से हमने क्या बना दिया? तो अभिकारक से हमने उत्पाद बनाया। क्या बनाया बच्चे? उत्पाद। तो ये अभिकारक है बेटा। अब ये क्या है? उत्पाद है। तो इस अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया, इस अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया जो होती है बेटा, यही प्रक्रिया है क्या कहलाता है बेटा? तो यही प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान देना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं कहूँ अभिकारक में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, अभिकारक में क्या क्या ले सकते हैं बेटा? तो अभिकारक में कुल 3 चीज़ों को लिया जा सकता है बेटा। कितनी चीज़ों को? 3 चीज़ों को। या तो बेटा हम लोग क्या ले लें? पदार्थ ले लें। क्या ले लें? पदार्थ लिख लें। या बेटा क्या ले लें? तत्व ले लें। या तो बच्चे क्या ले लें? यौगिक ले लें। क्या ले लें? यौगिक ले लें। तो ध्यान देना, या तो पदार्थ ले, या तो तत्व ले, या तो क्या ले बच्चे? यौगिक ले लेते हैं। तो समझिएगा, अगर ये ले लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक में 3 चीज़ ले सकते हैं। या तो पदार्थ ले लें। क्या ले लें? पदार्थ ले लें। या तो तत्व ले लें, या तो क्या ले बच्चे? यौगिक। तो क्या इन तीनों शब्दों का मतलब आपको पता है क्या? क्या इन तीनों शब्दों का मतलब पता है क्या? मेरे साथ आप बेसिक पढ़ते चलिएगा, एकदम जीरो से लेके चलूँगा, हाई लेवल तक ले चलूँगा बेटा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ध्यान देना, इस अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद। और उत्पाद जब भी बनेगा बच्चे, उत्पाद जब भी बनेगा वह यौगिक होना चाहिए। उत्पाद जब भी बनेगा उसे यौगिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? यौगिक होना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा। तो
जरा सा आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में बताया है कि क्या होना चाहिए। तो बेटा मैंने आपको थोड़ा सा इसका जानकारी दे दिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ मतलब नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बताया अभिकारक में ये बेटा तीन चीज़ हो सकते हैं, पदार्थ हो सकता है, तत्व हो सकता है और यौगिक हो सकता है। राइट, अब ध्यान देना है, यहीं से आपको बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अब समझिएगा बेटा। यहाँ तक की बात बच्चे और क्लियर है सभी बच्चे? बताइए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते बेटा। अब आगे समझते हैं कि आगे हमको पढ़ना क्या है। अब देखो बेटा, हमने आपको पढ़ा तो दिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें सारी जानकारी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं बेटा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चे, हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं केमिकल। यार ये मार्कर हैक कर रहा है, चलो छोड़ो, चलो ये सब देखो, इसी को लिख लीजिएगा बेटा, केमिकल इक्वेशन। क्या लिख लेना है? केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो ध्यान देना बेटा, अभी मैंने आपको एक बात समझाया। क्या समझा बेटा? ध्यान समझो कि हमने कहा कि क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक। अभिकारक होगा। अब इसी अभिकारक से क्या बनते हैं बच्चे? उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। तो ये बच्चे हमारे क्या है? अभिकारक हैं। ये क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है बच्चे? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो जरा समझिएगा, तो जो ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे बेटा अगर हम ले लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, हमने लिया कार्बन ले लिया। क्या ले लिया बच्चे? कार्बन ले लिया। हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया बेटा। क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया। अब इस कार्बन से हमने बना दिया, क्या बना दिया? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना दिया बच्चे? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे दो चीजें बन सकती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो जरा सोचो, ये जो हमने हिंदी देवनागरी भाषा में लिखा है ना, अब इन्हीं को संकेतों के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? संकेतों के रूप में लिखना है। जैसे बेटा कार्बन को संकेत के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ऑक्सीजन को संकेत के रूप में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं। यही कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो इससे क्या बन गया? CO2 बन गया, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन्हीं को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो उन्हीं को हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल आपको और मैं देता हूँ। जैसे समझिए बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे हमने लिया बेटा, क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया बेटा। और क्या ले लिया बेटा? हमने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया बच्चे। हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। तो आप ही बताइए, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। जैसे हमने लिया बेटा H2 लिया, और प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या देखा? प्रतिक्रिया H2। ऑक्सीजन के लिए क्या लिया बच्चे? O2। H2 O2 मिलकर क्या बना दिए? H2O बना दिए। क्या बना दिए बच्चे? H2O बना दिए। तो ध्यान देना, इन्हीं को संकेतों रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो क्या आप इतना बताइए, क्या आप इस बात को समझ गए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में, जो तत्व के प्रतीक होते हैं, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो समझिए बेटा, इसके परिभाषा आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में
रूप में प्रदर्शित करने के गुण को रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चे। तो बात समझ में आ गया। यहाँ आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, यह इसकी परिभाषा। तो रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने के गुण को रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। और यही जो रासायनिक समीकरण होता है बेटा, ये ध्यान देना है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे? दो प्रकार का। रासायनिक समीकरण कितने का होता है? ये ध्यान देना बच्चे, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब आपके मन में आएगा दो प्रकार कौन होता है बेटा? तो ये एक होता है बच्चे, एक होता है, एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक होता है बच्चे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ध्यान देना बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जरा समझिएगा ये होता क्या है। ये सारी बातें अगर समझ में आ गया बच्चे तो बताइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि मैं ऐसा आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको समझ में आ रहा है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, तो इनकी क्या मतलब होते हैं। आइए चलिए आगे बढ़े। आइए अब देखो बच्चे, रासायनिक समीकरण क्या देखते बच्चे? रासायनिक समीकरण ये दो प्रकार होते बेटा। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है संतुलित, दूसरा क्या होता है बेटा? असंतुलित। अब संतुलित किसे कहते हैं बच्चे, जरा समझिएगा। जैसे बेटा हमारे पास जानिए ये क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक होता है। अब ये क्या होता है बच्चे? उत्पाद। तो देखो बच्चे, जो अभिकारक है ये अभिकारक है, अब ये क्या है बच्चे? उत्पाद है। तो जो अभिकारक है, तो जितना अभिकारक के अणुओं की संख्या होगी, मतलब यहाँ अभिकारक में बेटा क्या होंगे? अणु होंगे। अणुओं का, आज बोर्ड यार बड़ा साथ नहीं दे रहा सही से थोड़ा। अणुओं की संख्या जितना इस साइड होगा बेटा, उतना ही अणुओं की संख्या इधर होना चाहिए। उत्पाद में भी अणुओं की संख्या, तो दोनों संख्या बेटा, अणुओं की संख्या इधर और इधर अणुओं की संख्या दोनों क्या हो? एक समान हो, एक बराबर हो। तो अगर दोनों तरफ अगर बराबर होता है तो उसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। कहने मतलब जितना देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है और स्थिर अनुपात का नियम काम करता है, जो आपने क्लास 9 में बच्चे पढ़ा होगा। तो समझिएगा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, आपने जितना पदार्थ कोई चीज़ को लिया था बनाने के पहले, और जब बना तो बनने के बाद भी वो उतना ही होना चाहिए। मतलब कहने मतलब अणुओं की संख्या दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए? बराबर। अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होना चाहिए बच्चे? बराबर होना चाहिए। तो जरा समझिए, जैसे एग्जाम्पल बेटा समझाता हूँ आपको तो और बात बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने लिया बेटा H2 लिया, हमने लिया O2 लिया, अब यहाँ से हमने बनाया तो क्या बना दिया बच्चे? H2O बना दिया। क्या बना दिया बेटा? H2। तो जरा से देखिए, ये तो अभिकारक पक्ष है, अब ये क्या बच्चे? उत्पाद है। तो इधर देखो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं बच्चे? 2 दिखाई दे रहे हैं। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 है। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझो, अब ऑक्सीजन के 1 अणु है, इसका मतलब यही है ना कि अब हम इधर अभी संख्या हाइड्रोजन की तो बेटा बराबर है, पर ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे? तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा।
अब मेरी बात ध्यान से बनना, अब 2 यहाँ नीचे नहीं रखोगे, अगर 2 यहाँ नीचे रख लो बेटा तो गलत हो जाएगा। तो 2 कहाँ रखा जाएगा, तो 2 सदैव बेटा आगे रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, आगे। अब जैसे आगे रखते हो तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो दोनों गुणा हो जाता है। तो हाइड्रोजन संख्या बताओ ऑटोमेटिक कितना हो गई, 4 हो गया। और ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, 2। पर इधर हाइड्रोजन संख्या बेटा 2 ही है, तो इधर भी हाइड्रोजन संख्या 2 बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तब देखिए हाइड्रोजन संख्या इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ऑक्सीजन संख्या इधर भी बराबर, ऑक्सीजन संख्या इधर भी बराबर। तो दोनों तरफ अब देखिए अणुओं की संख्या क्या बेटा, समान है। और जब दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान हो गई तो उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस संतुलन करने के जो नियम होते हैं बेटा, आपको 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, इसमें आप संतुलन करना आसानी से सीख जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी क्लास के साथ मेरे पढ़ते रहिए, फिर आप क्लास नोट्स यहीं से बनाते रहिए। और यूपी बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं, आपके बिहार बोर्ड के और इधर एमपी बोर्ड के जो भी सिलेबस है बेटा, उसको बखूबी पूर्ण करा दिया जाएगा। आपके जो भी भाई बंधु हो 2024 25 और 26 बैच के लिए, उन्हें बस एक क्लास रेफर कर दिए, अगर बातें आपको समझ में आ रही बेहतर तब, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गया बेटा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक उत्पादों के अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे बेटा, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, तो मैं इसकी परिभाषा इधर लिखा जा रहा हूँ बेटा, अब लिख लेंगे। जिस समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या समान हो। तो ध्यान दें बेटा, जिस अब समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास आपको किया है। अब आइए बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जरा समझिएगा बेटा। अब जाहिर सी बात यही ना, अब देखिए क्या होगा बच्चे, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, और प्लस इधर क्या बच्चे है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है प्यारे। इधर अभिकारक हो गया, इधर उत्पाद है बेटा। जो अभिकारक है और प्लस जो उत्पाद है, जो अभिकारक है जो आपके अभिकारक है और जो उत्पाद है, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या, इसके अणुओं की संख्या, जब अणुओं की संख्या बेटा, अब इधर के अणुओं की संख्या, ये दोनों संख्या बेटा जब बराबर ना हो, जब दोनों के अणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मेरी बात समझिए बेटा, जैसे हमने लिखा H2 लिखा बेटा प्लस O2 लिखा, H2O2 से हमने बना दिया H2O। अब देखो H2 बना दिया बेटा, तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन संख्या कितना है, 2 है, हाइड्रोजन संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन संख्या कितना, 1। तो देखिए क्या अणुओं की संख्या समान है क्या, जब अणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पर आपके सिलेबस में असंतुलित रासायनिक समीकरण से कोई भी मतलब नहीं है बेटा, हमारा जो भी मतलब है वो किससे है, तो हमारा मतलब बेटा कुल मिला के है किससे, संतुलित रासायनिक समीकरण से। यहाँ तक की बातें बताइए, अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चे तो हम लोग चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए, जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं, जो 9th से 10th में गए हैं, अब समीकरण को बनाने के लिए, इक्वेशन को बनाने के लिए क्लास 10th में आपको कम से कम कुछ तत्वों के प्रतीक को तो आने चाहिए। जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों के प्रतीक को क्या होना चाहिए बेटा, आना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ प्रतीक को समझाता हूँ, उन प्रतीकों को आप याद कर लीजिए। बार बार ये प्रतीक आपके क्लास में पढ़ते समय भी आएंगे, और प्लस इसके साथ साथ आप आगे जो भी पढ़ाई करेंगे तो वहाँ भी इसका यूज बहुत है बच्चे, ठीक है। देखिए इस समय IPL जरूर चालू है, आप लोग IPL में मैचों में संलग्न न होइए, अपनी पढ़ाई अभी जारी कर लेंगे तो आने वाले समय में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और एग्जाम के समय बेटा परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते बेटा। देखो बेटा, आप लोग को कुछ मैं प्रतीक बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उसके हिंदी और उसके प्रतीक दोनों। जैसे बेटा अगर मैं कहूँ तो आपको, जैसे बेटा आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया बच्चे, ठीक है। लिथियम हो गया, लिथियम हो गया बेटा,
सोडियम हो गया, सोडियम हो गया बेटा, बोरान हो गया, बेरियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया बेटा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके अलावा स्कैंडिनियम हो गया, स्कैंडिनियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया। इसके अलावा बच्चे आप लोग आयरन के साथ, और उसके बाद आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया, सोना चांदी पारा हो गया। इसके अलावा बेटा आप और किसको याद कर सकते हैं, जैसे सोना चांदी पारा हो गया, ये तो ऑक्सीजन उधर हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और बच्चे एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, लगभग सिलिका हो गया, लगभग बेटा ये कुछ नाम है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग किसे लिखते हैं बेटा, H से, लिथियम को किसे लिखते हैं Li से, सोडियम किसे लिखते हैं Na से, बोरान को किसे लिखते हैं B से, बेरियम को किसे लिखते हैं Be से, मैग्नीशियम को किसे लिखते हैं Mg से, कैल्शियम को किसे लिखते हैं Ca से, स्कैंडियम को किसे लिखते हैं Sc से, आयरन को किसे लिखते हैं बेटा Fe से, चांदी को किसे लिखते हैं बेटा Ag से, सोना किसे लिखते हैं Au से, कापर को किसे पारा किसे लिखते हैं Hg से, कार्बन किसे लिखते हैं C से, सल्फर को S से, फास्फोरस को P से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से, हीलियम को He से, नियान को Ne से, समझ रहे हैं, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr से, जेनान को Xc से, नाइट्रोजन को N से, एल्युमिनियम को Al से, और सिलिका को Si से। ये कुछ प्रतीक है जो बार बार आएंगे बेटा। अच्छा, सबके आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, मैं उसे आपको लिख दे रहा हूँ और आपको याद है। हाइड्रोजन के 1, लिथियम का 3, सोडियम का कितना होता है बेटा 11 होता है, बोरान का कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, Be का कितना, बेरियम का कितना होता है बेटा 4 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है, Fe का कितना होता है 25, कितना हो जाएगा बेटा 25। इस तरीके से आप लिखना चाहें तो सबका आप चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, मैंने इधर लिख के एक बता दिया है, बाकी आप सभी को चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इन प्रतीकों को याद किए रहोगे तो रिएक्शन लिखने में बड़ा फायदा होगा बच्चे, रिएक्शन लिखने में बहुत ही फायदा हो जाएगा। ताइए अब हम लोग अगला टॉपिक इसी में समझने जा रहे हैं बेटा। हम लोग अभी आपसे पढ़ाया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार होते हैं। अब आइए हम लोग लिखने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या लिखने के क्या नियम होते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग बनेगी बच्चे रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। क्या बनेंगे, रासायनिक समीकरण के लिखने की नियम, कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है बच्चे। तो देखो, आप एक जनरल से पहले बात समझो। अगर देखा जाए
चलिएगा, अब देखिएगा रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम बेटा क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास क्या होता है, अभिकारक होता है बेटा, क्या होता है, अभिकारक होता है। अब ये क्या होता है, उत्पाद, क्या होता है बच्चे, उत्पाद। यही दो चीज तो होते हैं, अभिकारक और प्लस उत्पाद। तो आप एक चीज बताओ बेटा, जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, तो इनको लिखते समय हमारे पास नियम क्या होंगे। तो जाहिर सी बात बेटा, अगर किसी चीज को हम जब लिख रहे हैं तो ध्यान देना है, ये दिशा नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। आप इधर चलते हो दाया, इधर चलते हो बेटा बाया। तो हमेशा दिमाग में रखो कि जो उत्पाद होता है वो कहाँ रखा जाता है, दाएं रखा जाता है, और जो अभिकारक होता है वो बेटा कहाँ रखा जाता है, बाएं। एक एक नियम को समझिए। अगर अभिकारक एक से ज्यादा होंगे, अभिकारक एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, धन लगा देते हैं। और उत्पाद अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, उसमें भी प्लस लगा देते हैं, राइट। तो एक एक नियम को मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए। जैसे नियम नंबर फर्स्ट कह सकते हैं कि अभिकारक, अभिकारक एवं अभिकारक, ऐसे लिखिएगा, अभिकारक को बायां पक्ष में एवं उत्पाद को दायां पक्ष में रखा जाता है। तो पहला पॉइंट बेटा यही है कि अभिकारक को बायां पक्ष में एवं उत्पाद को दायां पक्ष में रखा जाता है। दूसरा बेटा, अगर यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होते हैं तो उन्हें धन का चिन्ह लगा कर लिखा जाता है। तो ध्यान देना बेटा, यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होते हैं तो उन्हें धन लगा के चिन्ह क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तीसरा देखो बेटा, अगर उत्पाद है तो उत्पाद को देखो इस एरो से क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो तीसरा नियम क्या लिखेंगे, अभिकारक को उत्पाद से अलग एरो, इसको बोलते हैं बेटा एरो से किया जाता है। तो अगर अभिकारक को उत्पाद से अलग करना है बेटा तो उसे किससे करेंगे, अभिकारक को एरो के माध्यम से बेटा। चौथी बात, अगर बेटा यहाँ पर ऐसे कुछ हमने दिखा दिया तो समझिए ये बेटा हीट को भी दिखाता है। ये किसको दिखाता है, हीट को भी दिखाता है, अवक्षेप को भी दिखाता है। तो ध्यान देना है, ये अगर इस तरीके से बना हुआ डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इस तरीके के सिंबल, यह अवक्षेप या उष्मा को दिखाता है। यह अवक्षेप या उष्मा को दिखाता है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर बच्चे। और पांचवा देखिए बेटा, और क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर ध्यान देना है, अगर किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है बेटा, पदार्थ की अवस्था, अगर पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे बेटा तो अवस्थाएं कुल 3 हो सकती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कुल कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। या तो बच्चे क्या हो सकता है, ध्यान देना है, ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो बच्चे क्या होगा, गैस होगा। तो ध्यान देना है, अवस्थाएं 3 होगी। अगर ठोस होगी बेटा तो उसके सामने ध्यान देना लिखा होगा यस, सॉलिड। अगर द्रव होगा तो वहाँ ध्यान देना बेटा यल लिखा होगा, और गैस होगा तो वहाँ जी लिखा होगा। अब अगर मान लो 2 अवस्थाएं मिल गई, ठोस द्रव मिल गया, द्रव गैस मिल गया, या गैस ठोस मिल गया, तो वहीं पे लिखा रहेगा ए क्यू फॉर्म। तो ए क्यू का मतलब होता है जब 2 अवस्थाएं सम्मिलित हों, जब 2 अवस्था सम्मिलित हो। जब बेटा 2 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं तो वहां क्या लिखते हैं, ए क्यू लिखते हैं।
देखिए आप पांचवा नियम समझ आ गया बेटा, अभिकारक को बाया पक्ष में एवं उत्पाद को दाया पक्ष में। यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होते हैं तो उन्हें धन लगा के लिखा जाता है। अभिकारक को उत्पाद से अलग एरो के माध्यम से किया जाता है। अभिकारक को उत्पाद से एरो के माध्यम से किया जाता है। डेल्टा लगा है तो यह अवक्षेप या उष्मा को दर्शाता है। पदार्थ की अवस्था तीन हो सकती है, तो किसी भी रिएक्शन में यस एल जी लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा यस का मतलब ठोस होता है, एल का मतलब द्रव होता है, जी का मतलब क्या होता है बच्चे, गैस। वहीं पर अगर इसके आगे बढ़े तो इसके आगे देखिएगा और कुछ बातें हो बेटा, अगर ध्यान देना है, यदि इस तरीके से लिखा मिलेगा बेटा, अभिकारक 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 में बेटा ऐसे उष्मा अगर जोड़ दे रहा है, ये उष्मा जोड़ दे रहा है बेटा, इसका मतलब उसमें उष्मा क्या हो रही है, देनी पड़ रही है। तो अभिकारक में अगर उष्मा जोड़ के ऐसे लिखा हुआ है उत्पाद, इसका मतलब ये बेटा ये रिएक्शन जो है कैसा है, तो ध्यान देना है उष्मा शोषी है। कैसा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या बच्चे, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर ध्यान देना, उष्मा अगर पहले अभिकारक भी जुड़ा है तो उष्मा शोषी है, अर्थात इस अभिक्रिया को कराने में उष्मा क्या हो रही है, देनी पड़ रही है। वहीं पे अगला बताएं, अगर अभिकारक के साथ इधर बच्चे क्या है, उत्पाद बना हुआ है, अभिकारक प्लस क्या बच्चे, उत्पाद है। तो इस उत्पाद में अगर ऐसे ही बना हो बेटा उष्मा, ऐसे उष्मा बाहर निकल रही हो, तो समझिएगा अगर उष्मा बाहर निकल रही है बेटा तो इसे हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी। क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है, मतलब इसमें उष्मा रिएक्शन करते समय क्या हो रही है, बाहर निकल रहा है, इस बात को समझिएगा। वहीं पर बेटा अगर आपसे बताऊं, अगर कहीं पर HMU, इसको बोलते हैं HMU, अगर ये लिखा हुआ मिल रहा है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ध्यान देना है, प्रकाश ऊर्जा में अभिक्रिया हो रही है। किसमें हो रहा है बच्चे, तो प्रकाश ऊर्जा में अभिक्रिया हो रहा है। यही बेटा अगर इस तरीके से मिल गया आपको, ऐसे एरो इस तरीके से, इसको बोलते हैं उत्क्रमणी, इसे बोलते हैं उत्क्रमणी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है बेटा, उत्क्रमणी अभिक्रिया। अब ये उत्क्रमणी अभिक्रिया होता है, इसमें होता क्या बच्चे, जैसे ये हमारे पास क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। अब इससे बना सॉरी, ये हमारे पास क्या बच्चे, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। अब इधर बना हुआ हमारे पास क्या बच्चे हैं, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। तो ये जो अभिकारक है, अगर अभिकारक से उत्पाद बन जाए, या ध्यान देना है, अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाए, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से भी अगर अभिकारक बन जा रहा है, तो समझिएगा उसे बोलते हैं उत्क्रमणी अभिक्रिया। मतलब दोनों से, अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से अभिकारक बने, तो समझ लेना है उसे भी उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। HMU लिखा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा के में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अगर अभिकारक से उत्पाद में अगर उष्मा उस तरफ बना है बेटा, मतलब उष्मा उसमें से क्या हो रही है, निकल रही है। अगर उष्मा अभिकारक तरफ लिखा हुआ है, मतलब उष्मा देनी पड़ रही है अभिक्रिया कराने के लिए। तो ये सारे कुछ नियम है बेटा रासायनिक समीकरण को लिखने के। ये सारे नियम आप लोग बेटा वन वन करके इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। ये सारे नियम है बेटा हमारे लिखने के, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बस ये तरीका बताता है कैसे हमको क्या करना है। आइए अब आगे देखिए, अगला पॉइंट हमें बेटा पढ़ना क्या है, तो अब हम लोग समझ लिए बेटा, अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है बच्चे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। अब देखो बच्चे,
अगर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को देखने जा रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं जरा समझिए। बेटा आज आपको मैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को बता दे रहा हूँ, फिर वन वन करके हम लोग एक एक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे बच्चे हमको पढ़ना क्या है, जैसे देखिएगा सबसे पहले हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, एक तो बेटा हम लोग को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, और इसी संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया, एक तो बच्चे हमको ये पढ़ना है इस टॉपिक में। अभी इसके बाद दूसरा हमको पढ़ना बेटा संयोजन है, अगर किसी चीज को जोड़ रहे हो तो जोड़ने के बाद तोड़ना भी है, समझ रहे हैं। तो दूसरा हमको पढ़ना है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना बच्चे, वियोजन अभिक्रिया। अभी जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन होता है। एक होता है बेटा ऊष्मीय वियोजन होता है, ऊष्मीय वियोजन होता है। और तीसरा होता है बेटा विद्युत वियोजन। तो किसी चीज को तोड़ने का तीन तरीका है, एक तो ऊष्मा में टूट जाएगा, एक तो विद्युत में टूट जाएगा, और तीसरा किस में टूट जाएगा बेटा, प्रकाश में। तो तीन माध्यमों से तोड़ सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया बेटा पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया भी बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे बोलते हैं सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद स्थापन हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग को अगला पढ़ना है इसी में, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा। फिर इसी में पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ा जाएगा बेटा। क्या पढ़ेगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसी में अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरा अपचयन अभिक्रिया पढ़ा जाएगा। और क्या पढ़ा जाएगा बच्चे, एक पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा जाएगा। और इसके बाद बेटा एक तो पढ़ा जाएगा विकृति गंधिका पढ़ा जाएगा बच्चे, विकृति गंधिका पढ़ा जाएगा। एक पढ़ा जाएगा बेटा संक्षारण की प्रक्रिया पढ़ा जाएगा। और यहीं पर आपके एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लेंगे डाउट के रूप में। तो बेटा इस टॉपिक में अभी इतना चीज़ें हमको पढ़ना है, राइट। तो देखिएगा हम लोग कल इन दोनों मुद्दाओं पे बात करेंगे, इसके बाद इनको यहाँ बात कर लेंगे। बाकी जो शेष बचे हुए टॉपिक्स है उनको नेक्स्ट लगभग 3 क्लास में ये आपका जो पहला चैप्टर है बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लास बहुत बड़ा नहीं करते, हमारे लोग के पास समय पर्याप्त है बेटा। हमारा 2025 समझ लीजिएगा, अभी 25 चल रहा है, 2026 के फरवरी में एग्जाम है। अब अगर सोचिए आप लोग अभी इसे लग जा रहे हैं तो आपके सारे सिलेबस को बखूबी मैं यहाँ कंप्लीट अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने चर्चा क्या क्या किया बच्चे, आज हम लोग ने चर्चा क्या क्या किया, हाँ। तो आज हम लोग सबसे पहले समझा बेटा रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में डाल दिया बेटा, उसको देख के तब आइएगा। मैंने यहाँ ब्रीफिंग दिया आपको, फिर आपको मैंने यहाँ से समझाया आपको रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, ये समझा बेटा। इसके बाद मैंने आपको रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ये बताया समझा, दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद बच्चे फिर आपको मैंने कुछ प्रतीक बता दिए जो प्रतीक बार बार यूज हो रहे हैं बेटा।
इसके साथ फिर रासायनिक समीकरण के लिखने के जो नियम है वो समझा दिए बच्चे। फिर आपको ये बता दिए बेटा अब इसके बाद आपको रसायन अभिक्रिया में अभी पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीज़ें बता दिए। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। ठीक।